स्वागत है डेजर्ट एकेडमी बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th आरबीएससी की संस्कृत का सिलेबस डिकोड होने के बाद, फिर धातु और शब्द रूप समझने के बाद, हिंदी अर्थ ट्रांसलेशन के बाद अपन आज पार्ट 3 में बात करेंगे कारक और कारक से आगे के टॉपिक्स। तीसरा सबसे ज़रूरी टॉपिक कारक होने का मुख्य कारण ये है कि इसी से ही अपन वर्ड्स फॉर्मेशन शब्दों का निर्माण करते हैं। तो चलिए आए बिना टाइम वेस्ट किए अपन पढ़ते हैं कारक। टॉपिक पेज नंबर 15 पर है कारक। तो जो हिंदी में होता है वही है, बस थोड़ा सा संस्कृत रूपांतरण है कि क्रिया को जो करता है अथवा क्रिया के साथ जिसका सीधा अथवा परंपरा से संबंध होता है वह कारक कहलाता है। मतलब क्रिया के साथ जिसका भी संबंध है वह क्या है, कारक। एक वाक्य है जो संस्कृत में बहुत प्रसिद्ध है। हे मनुष्यः नरदेवस्य पुत्र जयदेवः स्वहस्तेन कोशात् निर्धनेभ्य ग्रामे धनम ददाति। अगर आपने इस एक वाक्य को याद कर लिया ना, समझ जाओ कि आपके कारक पूरे हो गए। वापस देखो, हे मनुष्यः नरदेवस्य पुत्रः जयदेव स्वहस्तेन कोशात् निर्धनेभ्य ग्रामे धनम ददाति। यानी हे मनुष्य, नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथों से खजाने से निर्धनों को गांव में धन देता है। अब इसको डिकोड करेंगे कारक के रूप में। तो देखो सबसे पहला कौन, जो अपन बोलते हैं ना कर्ता कारक, कर्ता के लिए क्या आता है, कौन। कह ददाती यानी कौन देता है। उत्तर क्या है, जयदेव ददाती। विभक्ति कौन सी होगी, प्रथमा। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। प्रथमा विभक्ति होगी। फिर कर्म कारक होता है को। तो किम ददाती, धनम ददाती। तो देखो म किम, ये आपके प्रश्न निर्माण में बहुत काम आएगा। कह के पीछे विसर्ग है तो यहाँ पे जयदेव के पीछे विसर्ग है और प्रथमा विभक्ति आ गई है, ठीक है। किम धनम, ये हो गया कर्म कारक। फिर कर्ण से कैन ददाती, ये ध्यान रखना है, तृतीया विभक्ति हमेशा कैन होती है। आपको ये चीज़ें लिखनी है तभी प्रैक्टिस होगी। स्वहस्तेन, तो आपको सीधा ही ध्यान रखना है कि प्रश्न में जैसे ही स्वहस्तेन आए तब आपको क्या लिखना है, प्रश्न निर्माण के समय कैन लिखना है। तो यहाँ पे आपकी हर एक टॉपिक की भी प्रैक्टिस हो रही है। कैन का क्या हो गया, स्वहस्तेन, तो ये करण कारक तृतीया विभक्ति होगी। केभ्य संप्रदानम निर्धनेभ्य। अब यहाँ शब्द सीधा आ गया निर्धनेभ्य, तो यहाँ प्रश्न निर्माण में बिना सोचे समझे अपने को क्या लिखना है, केभ्य, बस इतना सा ही है। कस्मात कोशात, कस्मात ददाती का क्या हो गया, कोशात, ये क्या हो गया, अपादान कारक पंचमी विभक्ति। फिर कुत्र ददाती ग्रामे, जगह का नाम है, अधिकरण कारक, ये क्या हो गई, सप्तमी विभक्ति। तो बस आपको कारक में ये ध्यान रखना है, इसमें जैसे एक एक करके प्रैक्टिस के लिए प्रथमा विभक्ति दी गई है। प्रथमा विभक्ति में जाके देखेंगे तो जो क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है उसको क्या कहा जाता है, कर्ता। जैसे सिंपल है कि हे बालका यूयम कुत्रः गच्छत, तो यहाँ पे कर्ता कौन है, तो यहाँ पे कर्ता के रूप में अपने को ध्यान रख कि यूयम क्या है, कर्ता है। जैसे रामः पठति, राम क्या है, कर्ता है, तो इसका प्रश्न निर्माण क्या होगा, कह पठति, बस। द्वितीय विभक्ति कर्म में होती है। रामः ग्रामम गच्छति, तो ग्रामम क्या है, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है। वयम नाटकम द्रक्ष्यामः, संदीपः सत्यम वदेत। पीछे देखो हर किसी के म आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ फैक्ट होते हैं संस्कृत में कि निम्नलिखित शब्द आएंगे ना तो वो हमेशा द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे अभितः या उभयत, यानी दोनों और में क्या होगा, हमेशा द्वितीय विभक्ति लिखनी है। राजमार्गम, म आते क्या होगी, द्वितीय विभक्ति। अभितः वृक्षाः सन्ति, यानी राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष है। परितः आए तब भी आपको आंख बंद करके क्या लिखनी है, द्वितीय विभक्ति, चारों ओर के लिए। ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति। फिर समय या किसी पास में आए किसी चीज़ के, जैसे विद्यालयम निक्षा देवालयम अस्ति, विद्यालय के पास में मंदिर है। अंतरेण या विना अगर शब्द आए, प्रदीपः पुस्तकम विना पठति, प्रदीप पुस्तक के बिना पढ़ता है। तो इन चारों शब्दों के आने पर आपको बिना सोचे समझे क्या भरना है, द्वितीय विभक्ति। ऐसे ही कुछ फैक्ट्स अलग अलग विभक्तियों में धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर आपको समझ में आएगा। जैसे तृतीय विभक्ति में क्या होता है, करण जागृति कमलैन, द्वितीय विभक्ति में था पीछे म आना है, तृतीय विभक्ति में पीछे क्या आ रहा है, एन आ रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। कमलैन, जलैन। अब इसमें कुछ
फिक्स चीज़ें क्या है, जैसे सह युक्त प्रधान वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें सह, साकम, समम, सार्धम शब्दों के प्रयोग हो, उनमें कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होगी। अगला येना विकारे, जिसमें विकार युक्त मतलब जो शरीर के विकार में दिखाई देता है, जो शरीर से अलग होता दिखाई दे रहा है, मतलब उसमें कुछ बीमारी के रूप में कुछ बताया जा रहा है, तो वहाँ पे भी तृतीया विभक्ति होगी। जैसे सह नेत्रेण काणः अस्ति, वह आँख से क्या है, काणा, नेत्रेण तृतीया विभक्ति। बालक कर्णेन बधिर अस्ति, तो मतलब जो बीमारी के रूप में आएगा वहाँ पे हमेशा कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होगी। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब किसी चीज़ को मना करते या निषेध करते तो वहाँ पे भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीया। जैसे अलम हसीतेन, यानी हंसना मना है। अलम का मतलब क्या होता है, बिना, मना। अलम शब्द का मतलब होता है निषेध, रोकना। अलम विवादेन, विवाद नहीं करना, इससे रिलेटेड, ठीक है। ये हो गई तृतीया विभक्ति। तो वापस रिपीट करते हैं कि कह आएगा या पीछे विसर्ग आएगा वो प्रथमा, फिर म पीछे आएगा वो द्वितीया। तृतीया विभक्ति में पीछे क्या आएगा, कैन, एन, ठीक है। अब चतुर्थी विभक्ति के रूप में संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे आय, निर्धनाय, स्वामित्राय, इन सब में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है। क्रोध करते हैं तो आंख बंद करके आपको चतुर्थी विभक्ति लिखनी है, जिसमें एक यही याद रखना है, ये इतना अपने पूछते नहीं है, पिता पुत्राय क्रुध्यति, यानी पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं, ठीक है। इसमें फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नमः। नमः शब्द आते ही नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, इन शब्द में भी क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे रामाय नमः, गणेशाय स्वस्ति, शह मोक्षाय हरि भजति, बालक दुग्धाय कृदंती। तो कुछ ऐसे शब्द है, ये एक शब्द याद रखोगे तो भी इनफ है कि नमः में हमेशा कौन सी आएगी, चतुर्थी विभक्ति आएगी। अगला है पंचमी विभक्ति में पृथक होने की बातें होती है, जैसे अलग होने में वृक्षात पत्रम पतति, यानी वृक्ष से पत्ता गिरता है, आत आएगा यहाँ। ग्रामात, उपाध्यात, शिक्षकात, हिमालयात, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पंचमी विभक्ति में कुछ शब्द फिक्स है कि बही आएगा तो पंचमी विभक्ति। जैसे वहाँ पे कैसे था कि परित आएगा तब हमेशा द्वितीय विभक्ति आएगी, तो यहाँ पे बही आएगा तो पंचमी। छात्रा विद्यालयात बही, जहाँ बही शब्द दिखे वहाँ विद्यालयात। अनंतरम यानी बाद किसी चीज़ की। यशवंत पठनात् अनंतरम क्रीडा क्षेत्रम गच्छति, यानी यशवंत पढ़ने के बाद क्रीडा क्षेत्र गया, पठनात् पढ़ने के बाद। पृथक नगरात, पृथक आश्रम अस्ति, नगर से अलग क्या है, आश्रम है, तो नगरात पंचमी विभक्ति हो गई। परम, रामात परम श्यामः अस्ति, राम का परम कौन है, श्याम है, तो पंचमी विभक्ति में आत शब्द आएगा। अगला है छठी विभक्ति। षष्ठी से संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, मतलब रमेश संस्कृतस्य, कस्य वर्ड आता है ना, कस्य, क धातु का, तो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे रमेश संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है, अपन कहते हैं संबंध बताता है, का की के रा री रे, वैसा का वैसा। जैसे ये शब्द फिक्स है, जहाँ अधः आएगा वहाँ षष्ठी विभक्ति आ गई। वृक्षस्य अधः बालक शेते, यानी वृक्ष के नीचे बालक सोता है। ऊपरी आएगा अधः, ऊपरी, पुरः, समक्षम, इन सब के सामने आएगा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। भवनस्य ऊपरी खगा अस्ति, यानी भवन के ऊपर पक्षी है। पुरः यानी सामने। विद्यालयस्य पुरः मंदिरम अस्ति, यानी विद्यालय के सामने क्या है, मंदिर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ये भी एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। उसके बाद अंतिम विभक्ति आती है सप्तमी विभक्ति, जिसमें अधिकरण नृपः सिंहासने तिष्ठति, यानी राजा सिंहासन पर बैठता है। अधिकरण में पर होता है ना। वयम ग्रामे हैं, ने ग्रामे सिंहासने, जिसमें स्नेह प्यार किया जाता है, उसमें भी सप्तमी विभक्ति होती है। पिता पुत्रे स्नेहति, पिता पुत्र से प्रेम करता है। अभितः शब्द में द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन कभी कभी उसमें अलग विभक्ति भी हो सकती है। अपने को जनरली ये ध्यान रखना है कि अभितः द्वितीय विभक्ति के साथ ही आएगा, ठीक है। तो अभितः शब्द द्वितीय विभक्ति, सह शब्द में हमेशा कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति होगी। अंग विकारे में भी कौन सी होगी, तृतीय विभक्ति होगी। तो आज का ये कारक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपको ये 3 टॉपिक पता चल गए, कारक, शब्द रूप, धातु रूप की सहायता से कैसे संस्कृत में शब्दों को बनाया जा सकता है, वाक्य को बनाया जा सकता है, तो आप संस्कृत की 30 से 40% समस्याओं को ख़त्म कर चुके हैं। कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अगला भाग। थैंक यू।